अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिज़िक्स सेकेंड ईयर लेक्चर्स। अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा जो प्रीवियस लेक्चर्स हम किए थे। अब इसके बाद हमारे पास है, उम्मीद यही है कि आपको काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 एंड कर चुके थे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के बारे में जो फिज़िक्स में आता है, जो फिज़िक्स है वो हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड तो सिंपल इस तरह है हमारे पास। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमारे पास आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो हमारे पास वो किस चीज़ के इक्वल है, प्लाज्मा के, उसको कहते हैं। अब जैसे कि हम ज़्यादातर इसमें बात कर रहे हैं फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स की बात करते हैं। अगर आप सॉलिड्स को देखें, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि सॉलिड्स में जो एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, वो आपस में यूं जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपके पास है बर्फ़, आपके पास है स्टोन, ये सख्त चीज़ आपके पास है, वो क्या है, वो सारे सॉलिड है आपके पास। अब इसी सॉलिड को, अब इस सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो यू फिक्स्ड होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। इसी सॉलिड को हम कहते हैं कि इसका एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है हमारे पास। ये हम सॉलिड में इसकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसका डेफिनेट, इसका खास शेप है, इसका खास वॉल्यूम है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड रहते हैं, वो फ्री नहीं कर पाते, वो फ्री टू मूव नहीं होते। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। अब इस सॉलिड में अगर इसी को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम इसको इसी को हम हीट देते हैं, जैसे कि बर्फ़ है उसको आप किसी चूल्हे पर रख, उसको आप हीट दे तो ये हम कहते हैं कि सॉलिड क्या है, वो पिघल जाता है, मींस पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अब ये क्या होता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गए, ये अभी मूव करना स्टार्ट हो गए। जो आप पढ़ते वो फिक्स थे, सॉलिड में वो सिर्फ फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं बस। लिक्विड में वो थोड़े फैल गए, थोड़े आज़ाद हो गए, तो अभी फ्री टू मूव है, थोड़े से वो मूव कर सकते हैं। उनका अभी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। अगर इसी को हम लिक्विड को मजीद हम हीट देते हैं तो फिर ये पार्टिकल्स बहुत ही दूर चले जाते हैं। ये किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम मैनर में, रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम मोशन में चले जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि गैस का ना ही कोई ख़ास वॉल्यूम है, ना ही कोई ख़ास शेप है। इसी तरह हम गैस का कहते हैं कि इसका जो सॉलिड है कि इसका शेप है या नहीं है, वॉल्यूम है या नहीं है। ये सारे हमारे पास बेसिक्स है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। बेसिकली हमारा काम है यहाँ पर किस चीज़ को डिस्कस करना, सॉलिड को डिस्कस करना। अब सॉलिड में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई भी सॉलिड चीज़ है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि क्या वो ऑर्डर में है या नहीं है, ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं है, क्या उनकी अरेंजमेंट ऑर्डर है या ऑर्डरलेस है, क्या उनकी अरेंजमेंट रैंडम मैनर में है, क्या उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल पीरियडिकली है या नहीं है, कांस्टेंट है या नहीं है, तरतीब के साथ है या नहीं है, रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इस तरह के बहुत से टाइप्स आते हैं हमारे पास सॉलिड में। ऐसे सॉलिड्स है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आते हैं, यानी वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आते हैं, कुछ ऐसे जो मैग्नेटिक कंडक्टिविटी में आते हैं। फिर उसी तरह उनकी उसमें अलग मजीद टाइप्स होते हैं। कुछ हम ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, जिसको हम फिर डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, वो अलग हम पढ़ेंगे कि उसमें किसी बॉडी में हम चेंज किस तरह लाएंगे, उनके लेंथ में, उनके वॉल्यूम में, उनके शेप में। तो इस तरह के मुख्तलिफ पार्ट्स है सॉलिड्स में जो हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में ये है कि हमने इन सॉलिड्स के कुछ टाइप्स रखे हैं। कुछ टाइप्स मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सॉलिड्स को हम किसी खास तरतीब के साथ रखते हैं। ऐसे तरतीब के साथ होता है कि उसमें वो पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल जो है वो ऑर्डर में होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑर्डरलेस होते हैं, रैंडम होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ना ही ऑर्डरलेस हो, ना ही ऑर्डर में हो। तो इसको हम देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास क्या है? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड वो टाइप है सॉलिड का कि जिसमें उनके एटम्स, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके आयंस, ये सारे अरेंज्ड हो इन अ डेफिनेट मैनर,
ये किसी ख़ास मैनर में किसी ख़ास तरतीब के साथ हमने रखे हो, या मीन्स हम कहेंगे कि ये बार बार इसका जो ऑर्डर है वो एक ही ऑर्डर में है और वो ऑर्डर बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये जो है पीरियोडिकली भी है, इनका मैनर पीरियोडिकली भी है, ये तरतीब के साथ है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे कि हमारे पास ये कोई भी एक फॉर्म में एक डिस्ट्रीब्यूशन रखा है सॉलिड का, ये कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है सॉलिड का, कोई भी सॉलिड है। अब उसमें अब ये देख रहे हैं, ये इसको आप एटम्स कंसिडर कर ले, मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर ले, पार्टिकल्स कंसिडर कर ले, आयंस कंसिडर कर ले, ये एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं, ये एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं, एक ख़ास आर्डर में है। इस तरह की हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जैसे कि हमारे पास ये है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का NaCl। इसमें एक आपके पास शो करते हैं सोडियम को, एक शो करते हैं क्लोरीन को। तो अब इसमें आप ऑर्डर देखिए, चूंकि क्यूब शेप थोड़ा मजीद पीछे भी यू पड़ता है, यू हम करके इस तरह भी हम इसको मजीद बना सकते हैं, फिर उसको हम मिलाएंगे, फिर यहाँ पर उसको, तो वो क्यूब शेप होगा। इसको मैंने सिर्फ आसानी के लिए यू इस फॉर्म में बनाया। अब इसमें हमारे पास देखो, अब जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सोडियम के हो या वो क्लोरीन के हो, वो एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज हुए हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ है। और जो तरतीब है वो अगर यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, अगर यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिकली भी है, एक ख़ास ऑर्डर में है, एक ख़ास तरीके से अरेंज किए हैं। जब इस तरह के अरेंजमेंट हो, ऑर्डर में हो, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। इसी तरह इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मुख्तलिफ मेन प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास कॉपर है, इनके ख़ास मेल्टिंग पॉइंट आ सकते हैं कि किस पॉइंट पर ये मेल्ट हो सकते हैं। अब जैसे कि हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम 655 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह की भी इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम देखें तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मेटल्स हो, अगर हमारे पास नॉन मेटल्स हो, अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड हो, अगर हमारे पास सिरेमिक हो। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयोनिक कंपाउंड, सेरामिक्स, जैसे कि हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, हमारे पास जो है उसमें हमारे पास आते हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स में आते हैं, सेरामिक्स में आते हैं। तो ये सारे ऐसे मतलब जो पार्ट्स हैं हमारे पास, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में इसमें जो सॉलिड्स है हमारे पास, अब हम ये नहीं कह सकते कि दैट हैज नॉट ओनली डेफिनेट वॉल्यूम। हम ये नहीं कहते कि इनमें जो भी एलिमेंट्स है, जो सॉलिड्स है, उनका कोई ख़ास वॉल्यूम हो या कोई ख़ास शेप हो। हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, उनका कोई ख़ास वॉल्यूम होता है, वो हम मानते हैं। लेकिन जो शेप्स है हमारे पास, इसमें जो शेप्स है वो कौन से शेप्स होते हैं? इनके जो शेप्स है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, कि इसका ना ही सिर्फ डिफिनेट वॉल्यूम है लेकिन इसके ज्योमेट्रिकल शेप्स भी है। अब जैसे कि हमारे पास क्यूबिक आता है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोमिबिक है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। ये सारे हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स है। कुछ के साइड्स इक्वल होते हैं, कुछ के साइड्स पैरेलल इक्वल होते हैं, कुछ के परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं, कुछ के दो साइड्स इक्वल होते हैं, एक नहीं होता, कुछ के लेंथ इस तरह है। तो ये सारे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइप्स में, ये सारे उसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास आते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद हमारे पास है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड हमारे पास क्या है? इसी चीज को अगर हम कह रहे ऑर्डर में है, ये वो पार्ट है जिसमें हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्डरलेस है, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम मैनर में है। इसको हम ऑर्डरलेस भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं रैंडम मैनर। तो सिंपल कहते हैं कि इट इज क्लासिफाइड इन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, द टाइप्स of classification of solids in which their ions, atoms, molecules, particles are arranged, not arranged, orderless, या they are in random manner। मीन्स वो किसी भी डायरेक्शन में किसी तरह उसको ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर में नहीं है, ख़ास तरतीब के साथ नहीं है, ना ही वो रिपीट होते जा रहे हैं जैसे कि ये पीरियोडिकली थे, तो ना ही वो हमारे पास इसी तरह है। तो उसमें आते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। अब एमोर्फस सॉलिड में जैसे कि अब मैंने ये एक डायग्राम बनाया, अब ये कोई भी सिमिलर मीन्स
पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमारे पास। अब इसके साथ हमारे पास फर्ज कर लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, या यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है। ये ऐसा तरतीब, ऐसा ऑर्डर है हमारे पास कि ये जो है ना ही किसी का तरतीब इसमें सेम है, ना ही इसमें कोई तरतीब है, ना ही ये जो है हमारे पास पीरियोडिकली है, ना ही इसका कोई तरतीब है जो रिपीट हो रहा हो। सारे मीन्स आगे पीछे या मीन्स एक और तरीके से इसको ड्रा करते हैं, वो हमारे पास क्या है, सारे ये ऑर्डरलेस है या रैंडम मैनर हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मीन्स ये अरेंज हो गए हैं। ना इसका ऑर्डर कोई ख़ास है, ना ये रिपीट होते जा रहे हैं। ये सारे किस चीज़ में आते हैं हमारे पास, एमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं। ये टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो कंसेप्चुअल चीज़ है, वो मेन मकसद मैं इनका बता रहा हूँ। अब हमारे पास है पॉलीमेरिक सॉलिड। तीसरा क्लासिफिकेशन है सॉलिड्स का पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक हमारे पास वो है कि जिसमें जैसे कि हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसका हमने कहा कि ये ख़ास ऑर्डर में है, या ये प्योरिडिकली है, या जैसे कि हमने इमॉर्फस पढ़ा कि ये जो है हमारे पास ऑर्डरलेस है, या ये हमारे पास रैंडम मैनर में है। तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स है जिसमें ना ये पीरियोडिकली हो, ना ये ऑर्डर में हो, मींस ना ही ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो, ना ये ऑर्डरलेस हो, ना ही ये रैंडम मैनर हो, मींस ना ही ये इमॉर्फस सॉलिड हो, ना ये इमॉर्फस सॉलिड है, ना ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, बल्कि ये अपने लिए एक और अरेंजमेंट है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। मींस ना ये ऑर्डर में आते हैं, ना ये रैंडम मैनर में आते हैं। अब इसके सिंपल हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। अब इसमें हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ये किसी और ख़ास ऑर्डर में है, ना ही ये पीरियोडिकली है, ना ये रैंडम मैनर में है, ये एक अपने तरतीब के लिए है। जैसे कि हम कहते हैं इसको, हम इसको इस फॉर्म भी लिख सकते हैं कि कोई भी एक चेन रिएक्शन है, कोई भी एक चेन रिएक्शन है इस तरह के फॉर्म में कि ना ही वो क्रिस्टलाइन में आ रहे हो, ना ही वो इमॉर्फस में आ रहे हो, ना ही वो ऑर्डर में हो, ना वो रैंडम मैनर या ऑर्डरलेस हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स हम कहते हैं। तो ये सिंपल बेसिक्स हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में। इसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास क्या आता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारे पास ये आता है सिंपल सा। फर्स्ट का हमारे पास कोई भी एक रॉड है, इसके साथ हमने कोई भी एक वायर रखाया है, कोई भी एक वायर समझ लीजिए इसको आप, या कोई भी एक स्प्रिंग समझ लीजिए इसको आप, इसको हमने यहाँ पर लटकाया है, सस्पेंड किया है। अब इसी स्प्रिंग के साथ या वायर के साथ यहाँ पर अगर हम कोई भी वेट रख ले, कोई भी मास रख ले, मींस कोई भी वजन वाला चीज इसके साथ अटैच कर ले, तो क्या होगा? अब जैसे कि हमारे पास यही चीज है, इसके साथ हमने यहाँ पर कोई भी एक वेट रखा है, तो जैसे हम वेट रखेंगे यही चीज क्या हो जाएगा, यूं थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इससे क्या हमें नजर आया कि पहले इसका लेंथ ये था, अब लेंथ ये हो गया। इसकी जो लंबाई है इस तार की या स्प्रिंग की, वो पहले अगर ये थी, अब ये यहाँ तक आ गई, ये चेंज हो गई। तो लेंथ में चेंज होना ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की। इसी तरह ये हमारे पास कोई भी एक बॉल आप समझ लो। अब इस बॉल का अंदर हमारे पास कहते हैं कि हम ये क्या है, वॉल्यूम है। बॉल मींस वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस इसमें आते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम में लिखते हैं, इसको हम एरिया में नहीं लिखते। जैसे हमारे पास फुटबॉल है, सीडी है, ये सारे वॉल्यूम वाले चीज में आते हैं, जिसको हम वॉल्यूम में नापते हैं, एरिया में नहीं नापते, जिसमें तीनों एक्सेस होते हैं, जिसको हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। तो ये बॉल है। अब बॉल वॉल्यूम है। इस बॉल से अगर आप कोई जगह होल्ड कर लो या गलती से इसको गलत तरह शूट कर लो, तो ये क्या होगा, ये बॉल पहले अगर यूं था, फिर ये यूं सुकड़ जाएगा, मींस इसका पहले हवा निकल जाएगा। पहले अगर बॉल इस तरह था, अब यही बॉल ये बन जाएगा। तो इसमें किस चीज में चेंज आ गया, ये इसको हम वॉल्यूम में लेते हैं, जिसमें
तीनों एक्सेस आते हैं या जिसमें लेंथ विड्थ हाइट आता हो, ये बॉल है, इसमें किस चीज में चेंज आ रहा है? वॉल्यूम। अब इस केस में चेंज आ रहा था लेंथ में, इस केस में चेंज आ रहा है वॉल्यूम में। लेंथ में चेंज आना, वॉल्यूम में चेंज आना। यह हमारे पास ये कोई भी एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को आप जमीन से गिरा दो, किसी चीज से हिट कर लो, इसको आप प्रेस कर लो, तो क्या होगा? अगर पहले ये बॉक्स ये था, अब ये बॉक्स फर्ज करो यहाँ तक, ये जगह थोड़ी प्रेस हो गए, ये जगह यूं प्रेस हो गया, अपने फोर्स लगाए। अब इसी बॉक्स का पहले हालत ये था, अब इसकी हालत ये हो गई। तो पहले बॉक्स का शेप ये था, अब उसका शेप ये हो गया। तो ये किस चीज में चेंज आए? शेप में चेंज आए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के मतलब मैकेनिकल वर्क, जो काम आप खुद करते हो, एक्सटर्नल वर्क बाहर से जो काम हो रहा हो, वो मैकेनिकल में आता है। मैकेनिकल वर्क्स में हमने ये देखा कि उसके लेंथ में आप चेंज ला सकते हो, किसी भी कोई भी सॉलिड हो उसके वॉल्यूम में चेंज ला सकते हो, कोई भी सॉलिड हो उसकी आप शेप में चेंज ला सकते हो। तो ये सारे हमारे पास क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखकर हमारे पास आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए सबसे पहले आपने समझना होगा एक पॉइंट, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्म से निकला है डिफॉर्म, इसको आप फोर्स से भी लिख सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हो। मीन्स अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एक सॉलिड हो, उस पर आप फोर्स लगाओ, और आपके पास क्या है? वो डिफॉर्मिंग फोर्स में आता है। या फिर आप उसको फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के बाद, अब जैसे कि ये बॉल है, इसमें कोई भी सुराख नहीं है, या कोई बैलून है, आप फोर्स लगाओ, वापस छोड़ दो, तो वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। इसको भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स में ले सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप मींस स्ट्रेस डालो, इस पे आप फोर्स लगाओ, लेकिन वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाए, ये भी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। जो फोर्स आप इस फॉर्म में लगाओगे उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। या इसको आप सिंपल फोर्स समझ ले, अगर फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। स्ट्रेस हमारे पास क्या है? द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, या आसान अल्फाज में लिखते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर या रेशो जब भी आता है वो डिवाइड को जाहिर करता है। अब जैसे कि आपके पास कोई भी एक प्लेस है, ये इस एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हो, इस एरिया पे फोर्स लगाना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। जैसे कि हम कहते हैं प्रेशर, प्रेशर भी उसी तरह है, एक ही डेफिनेशन है। प्रेशर को भी हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस को भी हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब किसी एरिया पे आप फोर्स लगाते हो, मींस आपने स्ट्रेस लगाया, मींस आपने प्रेशर लगाया, तो वो दोनों एक ही चीज है हमारे पास। तो फोर्स पर यूनिट एरिया या द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस। उसको भी हम स्ट्रेस कहते हैं, किसी भी एरिया पे फोर्स लगाना। ये जो स्ट्रेस है इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन में, एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। या अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल में देखें तो जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो F/A है, जिसको हम प्रेशर भी कहते हैं, इस वजह से इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल में भी लिखते हैं, क्योंकि प्रेशर को हम पास्कल में लिखते हैं। तो ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, इसको भी हम पास्कल में लिखते हैं। एक और पॉइंट है इसमें, इसका डायमेंशन बुक में मेंशन किया है। डायमेंशन निकालने का क्या तरीका है? फोर्स है, फोर्स को हम लिखते हैं किस चीज में? MA में। एरिया हमारे पास क्या है? लेंथ विड्थ है। अगर इसको एरिया को इसी तरह लिखते हैं या लेंथ विड्थ में भी लिख ले। अब मास है, मास को हम लिखते हैं kg में। एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया को हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर में। अब इसमें क्या होगा? 1 मीटर इससे कट जाएगा। हम अभी लिखना चाह रहे हैं डायमेंशनल। जब भी आपने डायमेंशन निकालना हो तो आप पहले इसके यूनिट्स लिखते हो। डायमेंशन के लिए हम ये ब्रैकेट्स लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स।
केजी मीन्स मास, डायमेंशन उसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। मीटर, 1 मीटर यहाँ पर रह गया, मीटर मीन्स लेंथ, ये 1 मीटर रह गई, जब ये ऊपर आएगा तो इसको L-1 हम लिखेंगे। ये हमारे पास है सेकंड स्क्वायर, सेकंड को लिखते हैं, इसको लिखते हैं टाइम में, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखते हैं -2, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये इसका सिंपल तरीका है डायमेंशन निकालने का। तो ये था हमारे पास स्ट्रेस, कि अगर किसी भी बॉडी पर, किसी भी एरिया पर आप फोर्स लगाते हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद हमारे पास आया है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन जो है स्ट्रेस से निकला है। किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, किसी भी एरिया पर आप फोर्स लगाते हो तो हम कहते हैं स्ट्रेस पैदा हो गया, प्रेशर पैदा हो गया। उस प्रेशर की वजह से या उस स्ट्रेस की वजह से उस बॉडी के में जो चेंज आता है, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे वो शेप में हो, ये सारे टर्म आते हैं स्ट्रेन में। किसी भी बॉडी पर, किसी भी एरिया पर फोर्स लगाना, फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के लेंथ में या शेप में या वॉल्यूम में चेंज आना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब जैसे कि हम कहते हैं कि कोई रबड़ है, रबड़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, रबड़ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंज आना। इसी तरह हमारे पास, आपके पास कोई लेंथ वॉल्यूम के लिए कोई बॉल है, बॉल पे आप फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। या हम कहते हैं उसके शेप में चेंज आना, शेप में चेंज आना, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की वजह से किसी बॉडी का लेंथ चेंज होना, उसका वॉल्यूम चेंज होना या उसका शेप चेंज होना, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी के लेंथ में चेंज आ रहा है, या मीन्स हम कहते हैं स्ट्रेन इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है, लेंथ में चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होता है, स्ट्रेन किस फॉर्म में है, मीन्स उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जिस बॉडी पे आप स्ट्रेस लगाते हो, मीन्स उस एरिया पर आप फोर्स लगाते हो, उस वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। वो स्ट्रेन किस फॉर्म में है कि अगर किस बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, उस एरिया का शेप चेंज हो रहा है, उसको जब शेप चेंज होता है उसको हम कहते हैं शेयर भी कहते हैं, उसको शेयर स्ट्रेन भी उसको हम कहते हैं। तो लेंथ में चेंज आना लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम में चेंज आना वॉल्यूमेट्रिक, शेप में चेंज आना शेयर स्ट्रेन, उसको हम कहते हैं। ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या है, लेंथ में चेंज आना। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला ये है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज मीन्स डेल्टा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल मीन्स वही लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ बाय length is called longitudinal strain. This longitudinal strain is produced by, ये जो लेंथ में चेंज आ रहा है ये कौन पैदा करवा रहा है, कौन इसको चेंज करवा रहा है, इट इज ड्यू टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से उसके लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह हमारे पास है, आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल नाम ज़ाहिर है, वॉल्यूम में चेंज आना, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं फार्मूले में, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या आप मैथमेटिकली लिखो चेंज मींस डेल्टा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कि किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो,
उस एरिया पर, उस बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में जो आता है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी तरह है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन हमने कहा कि अगर किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो उस वजह से स्ट्रेन पैदा होता है। स्ट्रेन का मतलब उसके शेप में चेंज आना, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का क्या मतलब है? शेप में चेंज आना। अब शेप में किस तरह चेंज आता है? जैसे कि ये है हमारे पास, शेप में चेंज आता है। अब इस पूरे पॉइंट में चेंज आ गया, एक तो इस पॉइंट में चेंज आ गया लेंथ, एक तो इस पॉइंट में चेंज आ गया, इसको हम चेंज इन एक्स से जाहिर करते हैं कि एक्स कोई भी अननोन पार्ट है उसमें चेंज आ गया और ये हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो इस फॉर्म को हम लिखते हैं, इस शेयर स्ट्रेन को हम लिखते हैं चेंज इन एक्स बाई एल बाई सम एंगल। इसमें एंगल भी चेंज होता है, आप इसके रिस्पेक्ट से देखकर, इसके रिस्पेक्ट से देखो, इसमें एफ बाई सम एंगल चेंज आता है। उस एंगल को हम लिखते हैं थीटा और यहाँ पर उसको हम लिखते हैं टेन थीटा। कि किसी खास एंगल में अगर चेंज आया हो तो फिर उसको हम टेन थीटा से लिखते हैं। या अगर हम कहते हैं कि जो एंगल है वो बहुत ही कम है, लेस है, या बहुत ही कम है, बहुत ही शॉर्ट है, तो उस शेयर स्ट्रेन को हम सिर्फ थीटा से भी जाहिर कर सकते हैं, सिर्फ थीटा भी उसको हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को अगर आप किसी सिंबल से जाहिर करना हो तो वो सिग्मा से हम इसको जाहिर करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए अगर हो उसको हम, जैसे हम EMF या E नॉट लिखते थे, E से जाहिर करते हैं। इसी तरह ये है, इसको हम जैसे हम गामा पढ़ते थे इससे भी हम इसको जाहिर करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हम इसके सिंबल से भी जाहिर करते हैं। तो ये थे हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हमने स्टार्ट लिया है, आगाज लिया है चैप्टर नंबर 16 का, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, जिसमें हमने ये कहा कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, सॉलिड क्या है, वो हम बेसिक कर चुके हैं। तो चूंकि हम सॉलिड कर रहे हैं तो सॉलिड में हमने ये कहा कि सॉलिड वो है जिसका कोई ख़ास शेप होता है, कोई ख़ास वॉल्यूम होता है, मीन जिसका डेफिनेट वॉल्यूम, या सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और इसका डेफिनेट शेप भी होता है। सॉलिड वो है जिसका कोई ख़ास वॉल्यूम, कोई ख़ास शेप हो। तब जो कोई ख़ास वॉल्यूम या कोई ख़ास शेप है उसको हम अगर देखें बाय एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या पार्टिकल्स, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि कुछ को ऑर्डर में रखा जाता है, कुछ ऑर्डर में होते हैं, कुछ ऑर्डरलेस होते हैं, कुछ ना ही ऑर्डर में आते हैं ना ही ऑर्डरलेस में आते हैं। तो ये उसको हमने नाम्स दिए हैं। जो तरतीब के साथ हो या पीरियोडिकली हो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। जो ऑर्डरलेस हो या रैंडम मैनर, किसी भी मैनर में हो, वो हमारे पास क्या है? एमॉर्फस है। जो ना ही ऑर्डर में हो ना ही हमारे पास पीरियोडिकली हो वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स में आते हैं। इसको हम चेन रिएक्शन से भी कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हमारे पास ये है कि किसी बॉडी के लेंथ में चेंज लाना, किसी भी सॉलिड है उसके लेंथ में चेंज लाना, उसके वॉल्यूम में चेंज लाना, उसके शेप में चेंज लाना, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आते हैं। अब जैसे कि हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? किसी भी एरिया पे फोर्स अप्लाई करना, उससे स्ट्रेस पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है, उसको हम प्रेशर भी कहते हैं। तो इसको फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। उसी फोर्स को यहाँ पर हम डीफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, पास्कल में भी लिख सकते हैं, डायमेंशनल में ये इसका डायमेंशनल है। इसी स्ट्रेस की वजह से आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसकी शेप में चेंज आ सकता है। किसी बॉडी पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके लेंथ में चेंज आ सकता है। कोई भी बॉडी है उसमें जब स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। ये सारे किस चीज में आता है कि स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या आता है कि स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंज आना, स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन पैदा होता है, स्ट्रेन मीन्स उसके लेंथ में चेंज आना, उसके वॉल्यूम में चेंज आना, उसके शेप में चेंज आना। अगर लेंथ में चेंज आ रहा है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं।
अगर उसके शेप में चेंज आ रहा है वो उसको हम shear strain कहते हैं। तो ये है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी डिटेल में भी है, कंसेप्चुअल में भी है, ओवरव्यू भी है, लेकिन मैंने इस मेथड से बताया कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें और भी डिटेल्स में कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका सिंपल आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ओवरव्यू आपको मिले। तो इसलिए बेहतर तरीका यही था। उम्मीद यही है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। इसी चैप्टर को, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।